गुड मॉर्निंग मेडिकल सर। आज के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम देखे थे सेंटेंस के निर्माण कैसे होता है, और सेंटेंस निर्माण करते समय सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के साथ में जो सेंटेंस निर्माण करने के लिए उसके सहायक होते हैं वर्ब और प्रीडिकेट तथा ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम लोग देखे थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, अंग्रेजी में सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं और उनके कितने रूप होते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के लिए जो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है वे कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी कुल संख्या 8 होती है। ये दो प्रकार के कह सकते हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ओके, सिंगुलर के आधार पर एंड प्लूरल के आधार पर हम लोग इसे दो भागों में बांट सकते हैं, और ये जो सब्जेक्ट की संख्या जो होती है यह 8 होता है। ठीक है, और बात करें इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो देखिए आई, यू, दे, ही, सी, इट, और नेम। 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है वी। ओके, 8 अंग्रेजी में एक कुल 8 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से देखा जाए तो सिंगुलर कौन कौन सा होता है। सिंगुलर ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और नेम हो गया। ओके, ये 4 जो होते हैं ना सिंगुलर होते हैं। ओके, ही, सी, इट, नेम। ही वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट मतलब होता है यह, यानी कि यह छोटे वस्तुओं या निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। छोटे जीव जंतुओं के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और नेम मतलब ये समस्त नाम हो गया इसमें। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कुछ लोग ग्रामर में यू को भी सिंगुलर मानते हैं। जैसे देखिए यू जो हो ना, यू का मतलब जब यहाँ पे टू होगा तो उस कंडीशन में यू को सिंगुलर माना जाता है। ओके, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यू को दाऊ भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसीलिए इसको कहा सिंगुलर माना जाता था। ठीक है, आज आप तो इसको प्लूरल के अंतर्गत ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं प्लूरल कौन कौन से होता है। प्लूरल के अंतर्गत एक होता है वी, हम लोग, ये होता है दे। ठीक है, वी, दे, यू। ओके, और इसके बाद होता है जब दो नाम एंड से जुड़ करके आए तो वो भी हमारा प्लूरल हो जाता है। राम, जैसे राम एंड श्याम, जो भी है, जब दो नाम एंड से जुड़े रहे तो उसे हम प्लूरल नहीं मानेंगे। वी, दे, यू। ठीक है, ये जो हो गया ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ओके, वी मने हम लोग, दे मने वे लोग, यू मने तुम या आप। ओके, चलिए अब देखते हैं अब जो सब्जेक्ट के जो विभिन्न रूप होता है। पिछली वीडियो में हम बताए थे आप सभी से कि सब्जेक्ट जो होता है ना, ये कभी नाउन का काम करता है, कभी प्रोनाउन का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, क्लाउज का भी काम करता है, फ्रेजल वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, जेरंड का भी काम करता है, इन्फिनेटिव का भी काम करता है। ओके, इन्फिनेटिव
तो ये कैसे पहचानेंगे? जब तक इसमें हम लोग इस सब को नहीं जान लेते हैं, तब तक हम इसको नहीं जान पाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है मतलब वैसे लोग जो लोग नाउन और प्रोनाउन को भली भांति जानते होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनको एडजेक्टिव, क्लाउज, ठीक है, जेरंड, फ्रेज और ये सब नहीं पता होगा, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ये वाकई में नाउन है अथवा नहीं है। ओके, चलिए हम कोशिश करेंगे आप सभी को बताने के लिए। चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्लाउज, फ्रेज एंड जेरंड और ये जो इन्फिनाइट के रूप में कैसे आता है। ओके, और इसके ये सभी रूप कैसे होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूल्स है, नियम है। नाउन एंड प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पर बता रहा है कि नाउन जो है और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में कैसे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जनरली एक नियम बता रहा है कि 1 नंबर में साधारणतः संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ने विभक्ति लगी रहती है। यानी कि हमें अगर संज्ञा यानी कि सब्जेक्ट जो आते हैं ना, सब्जेक्ट संज्ञा और सर्वनाम के रूप में होते हैं। उनको कैसे पहचान पाएंगे हम? तो उनके जो देखिए, जैसे यहाँ पर कहना है कि उसके बाद में ने विभक्ति चिन्ह लगा रहता है, कारक चिन्ह, ठीक है, लगा रहता है। उस वाक्य के सब्जेक्ट अवश्य मतलब तो वह शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट अवश्य होता है। ये तो खैर हिंदी में हो गया, ठीक है, हिंदी में बता रहा है। देखिए आगे यहाँ पे हम बता देते हैं, ये वही है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस को कुछ उदाहरण के तौर पर। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जैसे मोहन एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसे कहेंगे मोहन इज एन हॉनेस्ट मैन। ओके, देखिए तो यहाँ मोहन जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट के काम कर रहा है। ठीक है, मोहन जो है सब्जेक्ट हो गया और मोहन क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या चीज़ के काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई को ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई जो हो गया, ये जो है ये क्या है, आई जो है ना, यह एक प्रोनाउन है। ओके, यह एक प्रोनाउन है और ये जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। तो हो गया ना, पहले मोहन ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया था ये नाउन था, और अभी जो आई है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ओके, तो सब्जेक्ट एज ए नाउन और प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव कैसे होकर के आता है। यहाँ पे एक बताया है कि सब्जेक्ट जो होता है ना प्रॉपर नाउन के रूप में आता है। देख लीजिए, जैसे कि इंडिया इज माय कंट्री, जैसे जापान इज एन आइसलैंड, ठीक है, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड राम इज स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन के रूप में भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट आता है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कहो या सब्जेक्ट एज ए एडजेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है ना एडजेक्टिव के रूप में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अमीर लोग खुश होते हैं, अमीर खुश हैं, ठीक है, तो दरिच, यहाँ पे देखिए दरिच हो गया ना, ये एडजेक्टिव वर्ड है, धनी, अमीर। ओके, देखिए गरीब, द पुअर, अमीर, द रिच, गरीब, द पुअर, ईमानदार, द हॉनेस्ट, बूढ़े तथा जवान, द ओल्ड एंड द यंग। ये जो वर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव। ओके, यानी कि एडजेक्टिव जो है ना, यानी इसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, किसी सेंटेंस के पहले आ रहा है, और ये जो है ना रिच है, अमीर है, गरीब है, ईमानदार है, बुढ़ा और जवान है ना,
ये सब जो है एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे सेंटेंस में ये सभी सब्जेक्ट के काम कर रहा है। तो समझ में आ गया ना कि जो नाउन जो होता है एज ए एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में आता है। तो इसका कितना रूप हो गया? इसका रूप हो गया 3, एक के नाउन के रूप में, दूसरा प्रोनाउन के रूप में और तीसरा एडजेक्टिव के रूप में। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसका और रूप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे नाउन के इन्फिनेटिव का रूप और जेरेंड का रूप। हाँ, तो जनरली आप लोग नहीं जानते होंगे अगर इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर याद रखिए कि वैसे सेंटेंस जो टू से शुरू हुआ हो आप उसको इन्फिनेटिव मानिए, ठीक है। और वैसे सेंटेंस जो स्टार्टअप में, ठीक है, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म से शुरू हुआ हो, ठीक है, तो उसे हम जेरेंड मानेंगे। ओके, इतना याद रखिए और इतना भी फिलहाल समझिए। हम आपको जेरेंड और इन्फिनाइट का एक स्पेशल जो है ना वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊँगा। ओके, फिलहाल आप लोग याद रखिए कि इन्फिनेटिव का मतलब वैसे सेंटेंस जो टू से शुरू हुआ हो। ओके, और जेरेंड का मतलब जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म से शुरू हुआ हो ING से। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेरेंड कहेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है ना जेरेंड का इन्फिनाइट के रूप में। जैसे देखिए यहाँ टू प्ले इज यूजफुल, खेलना जो है ना क्या होता है? काफ़ी लाभदायक होता है। तो यहाँ पे देखिए टू से सेंटेंस जो है ना टू से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्ले हमारा क्या हो गया? ये इन्फिनेटिव हो गया, हुआ ना। सब्जेक्ट जो है ना इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है ना। और देखिए प्लेइंग, यहाँ पे देखिए प्लेइंग इज यूजफुल या प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज, हम कह सकते हैं प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है, खेलना एक अच्छा व्यायाम होता है, इसको कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है ना हमारा सब्जेक्ट के काम कर रहा है और ये किस रूप में काम कर रहा है? जेरेंड के रूप में काम कर रहा है। रोना हानिकारक है, टू वीप इज हार्मफुल, तो यहाँ पर टू आ गया, यहाँ पे ये क्या किसी का काम कर रहा है? इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए वीपिंग इज क्या? हार्मफुल, तो यहाँ पे वीपिंग जो है जेरेंड का काम कर रहा है। टहलना अच्छी कसरत है, यहाँ पे टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। ओके, और वही है यहाँ पे ये जो है ना इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए नीचे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे उस मतलब तो वही होगा लेकिन ये जेरेंड का काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग अब देख लिए यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है यह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और हमारा इन्फिनेटिव और क्या चीज जेरेंड के रूप में काम करता है। ओके, तो इसके हम लोग ये 5 रूप हम लोग देख लिए। ओके, अब देखते हैं अब देखिए इसमें और भी होता है जो नाउन जो है ये देखिए यहाँ पे प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट है। प्रोनाउन के कई रूप में इस काज करता है, जैसे देख लीजिए यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट जैसे कि ही हो गया, यू हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। और ये नहीं प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन के कई रूप होते हैं, उस रूप में भी ये काम करता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोनेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो उसका भी यहाँ और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इन्फिनेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। इन्फिनेटिव जो निश्चित ना हो, कोई, जैसे समथिंग, एनी, समवन, एनीवन, ठीक है, वन है, ठीक है, ये सभी इस इन्फिनेटिव के रूप में भी काम करता है। ओके, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में भी काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ना प्रोनाउन तो के रूप में काम करता है लेकिन फिर भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके करता है। जैसे यहाँ पे देखिए आइदर हो गया, ठीक है, आइदर हो गया, एनीवन हो गया, तो इस तरह से, ठीक है, ये काम करता है। ओके, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी काम करता है। यहाँ पे जैसे हु, ठीक है, हु हो गया, इज क्या है, यहाँ पे रिलेटिव का काम कर रहा है। ओके, तो फिलहाल आप लोग मतलब वही 4 को याद रखिए कि नाउन एज ए काम करता है, जो सब्जेक्ट काम करता है नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, जेरेंड के रूप में, इन्फिनाइट के रूप में, ठीक है, और प्रोपर नाउन के रूप में, बस। और अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग कमेंट्स में बोलना, मैं जो इसके लिए स्पेशल वीडियो फिर से लेकर आऊँगा जो काफ़ी डीपली बताऊँगा एज ए विभिन्न यानी कि प्रोनाउन के विभिन्न रूपों में कैसे काम करता है, प्लस क्लाउज के रूप में भी काम करता है, फ्रेज के रूप में भी काम करता है। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।